फोन की घंटी बजी तो रंगा ने रिसीवर उठा लिया। चंद लम्हे बात की और फिर रिसीवर रख कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, वाजा तुम उस तरफ चले जाओ, हम 2 मिनट में आते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। न जाने मुझे किसी गड़बड़ का एहसास क्यों होने लगा था। मैं दरमियान से पर्दा हटाकर जैसे आगे बढ़ा, मेरे मुंह से बेख्तियार कराह निकल गई और मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गया। मेरा सर दीवार से टकराया था। मैं एक हाथ से पेशानी सहलाने लगा। उसके साथ ही बड़ी शदीद किस्म की हैरत में गोताजन हो गया। सबसे पहले रंगा इस जगह पर्दे के पीछे से बरामद हुआ था, फिर वो हसीना कहवा लेकर ठीक इसी जगह से नमूदार हुई थी, और फिर वो हबशी भी इसी जगह से हमारे कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन मेरे सामने कंक्रीट की ठोस दीवार थी जिसने मेरा रास्ता रोक लिया था। मेरा सर उस दीवार से टकराया तो मेरा दिमाग झंझना उठा। रंगा जल्दी से बोला, सॉरी वाजा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा नारियल फूटा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, बस मामूली सी चोट है। लेकिन रंगा मेरी माजरत सुने बगैर दोबारा कुशन पर बैठ गया और हरे रंग के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। फिर उठकर एक बार फिर पर्दे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब तुम जा सकते हो। इस मर्तबा दीवार तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगी। मैंने इस मर्तबा उजलत का मुजाहरा नहीं किया। बड़े आराम से पर्दा हटाया। अब मेरे सामने से दीवार गायब थी। वो रास्ता दरवाजे की तरफ था। मैंने रंगा की तरफ देखा। रंगा ने कहा, मेरा इंतजार करना, मुझे आने में देर नहीं होगी। मैं दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ मुख्तसर सी राहदारी थी। मैं दूसरी तरफ खड़े होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। फर्श से छत तक दीवार का एक हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह अपनी जगह से सरक रहा था, और फिर देखते ही देखते वो रास्ता इस तरह बंद हो गया जैसे कभी उसका वजूद ही न रहा हो। उस दीवार को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई रास्ता होगा, और दीवार के उस मैकेनिज्म का ताल्लुक यकीनन हरे रंग के उस टेलीफोन से था जिस पर कोई शुबा भी नहीं कर सकता था। मैं भी उस दीवार को घूर ही रहा था कि अकब से एक निहायत शीरीं आवाज सुनकर उछल पड़ा, खुश आमदीद। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे सामने वही हसीना खड़ी थी। लगता था जैसे कदीम बगदाद की अल्फ लैला का कोई किरदार हो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, बिल्कुल वही उमर खयाम की रुबाई। मैं सिर्फ मैट्रिक पास आदमी था। मेरी जिंदगी जराइम की दुनिया में गुजरी थी। उमर खयाम को मैं क्या जानूं। उसे पढ़ने और समझने के लिए आला ज़ौक़ और ज़बानदानी की जरूरत थी। लेकिन बार बार उमर खयाम का तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि जब अरसा पहले मैं लाहौर में अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों में मसरूफ था तो एक रोज नौलखा बाजार में एक कुतब फरोश की दुकान के सामने से गुजरते हुए ठिठक गया था। दुकान के दरवाजे के करीब ही एक कैलेंडर लटका हुआ था जिस पर ऐसी ही एक हसीना की तस्वीर थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया और फिर ये दिलचस्प इंकिशाफ हुआ कि सेठ अब्दुल्लाह नामी वो पब्लिशर हर साल उमर खयाम की रुबायात पर इस किस्म के कैलेंडर छापा करता था। मैं उमर खयाम को पढ़े बगैर, उसकी शायरी की दाद दिए बगैर न रह सका। वो वाकई एक बाज़ौक़ आदमी था। बहरहाल मैंने उस दुकान से कई फ्रेम खरीद कर अपने घर के कमरों में आवेज़ां कर लिए। वो हसीना बोली, उमर खयाम मुझे देखकर ही तो शेर कहता था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओ तो फिर तुम्हारी उम्र में क्या सोचूं। उसने कहका लगाया, बोली, अब मैं किसी खंडर की तरह इतनी कदीम भी नहीं हूँ। उमर खयाम की शायरी तो हर दौर के लिए है। सदियों पहले मैं नहीं थी, मुझ जैसी कोई और होगी जिन्हें देखकर वो शेर कहता होगा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, दरीं चे शक। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। बोली, ओह फारसी जानते हो? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं। बहुत अरसा पहले अपने एक जानने वाले से ये जुमला सुना था। इस वक्त बेख्तियार मुंह से निकल गया। शायद किसी ऐसे ही मौके के लिए कहा गया था। वो मुस्कुरा दी, बोली, मुझसे बड़ी गुस्ताखी हुई मेहमान मेहरबान कि मैंने तुम्हें देर तक यहाँ रोके रखा। आओ इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। रंगा को आने में ताखीर होगी। वो मुझे एक कमरे में ले आई जो शानदार तरीके से आरास्ता था। यहाँ भी फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था जिसमें पैर धंस रहे थे। दीवारों पर शाहकार पेंटिंग्स आवेजा थी और उन पेंटिंग्स के दरमियान हुरैरी की एक खूबसूरत 10 बाय 12 इंच की तस्वीर भी थी। ये कैमरे का पोर्ट्रेट था। रंगा ने बताया था कि वो ईरानी थी और ईरान तो बहुत मॉडर्न हो चुका था। आधा घंटा मेरे लिए वाकई कयामत बनकर गुजरा और फिर रंगा को दरवाजे में नमूदार होते देखकर मैंने सुख का सांस लिया। वो आगे नहीं आया था। उसने वहीं रुककर इशारा किया और मैं उठकर उसके साथ आ गया। हुरैरी उस कमरे से निकलकर एक राहदारी तक हमारे साथ आई और फिर वहीं रुक गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी और फिर मैं रंगा के साथ दूसरी राहदारी में मुड़ गया। और फिर ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि उस वक्त मैं उस बोसीदा इमारत में नहीं बल्कि उसके साथ वाली जदीद तर्ज तामीर की हामिल इमारत में था। ये इमारत फ्लैटों पर मुश्तमिल थी। हम एक फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकले तो राहदारी में एक मेमन जोड़े से सामना हुआ। अधेड़ उम्र आदमी ने बड़े अदब से हाथ उठाकर रंगा को सलाम किया। रंगा बता रहा था कि ये नई इमारत उस पुरानी इमारत के साथ मिली हुई है। जब इसकी तामीर शुरू हुई थी तो उसने यहाँ 3 फ्लैट बुक करवा लिए थे और फिर बाद में लाखों रुपए खर्च करके उस बोसीदा इमारत
और इस नई इमारत के बीच दीवार में वो खुफिया रास्ता बनवाया था जिसके बारे में उसके 2-4 वफादारों के सिवा किसी को इल्म भी नहीं था। जब मैं रंगा के साथ सीढ़ियां उतरता हुआ उस इमारत से बाहर निकला तो मरकजी गेट के सामने टेडी हमारा मुंतजिर था। रंगा मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ओके वाजा, फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। तुम टेडी के साथ अपना प्रोग्राम तय कर लो, ये मुझे सूरत हाल से आगाह करता रहेगा। मैंने रंगा से हाथ मिलाया और टेडी के साथ आगे बढ़ गया। अगरचे 12 से ऊपर का वक्त था मगर यूं लगता था जैसे उस इलाके में अभी शाम उतरी हो। मरकजी चौक पर तो बड़ी रौनक थी, तमाम रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे। पान के खोखों और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों के सामने भी लोग टोलियों की सूरत में खड़े गपशप करते हुए वक्त गुजार रहे थे। कराची वाकई उरूसुल बिलाद था। यहाँ बाज इलाकों में तो रात होती ही नहीं थी। मैं टेडी के साथ चलते हुए कल का प्रोग्राम बना रहा था और फिर एक जगह हम रुक गए। वो भी एक बारौनक चौक था। एक तरफ 2-3 खाली टैक्सियां और 3-4 रिक्शे खड़े थे। मैंने टेडी से हाथ मिलाया और एक टैक्सी की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। टैक्सी में सफर करते हुए मैं हमेशा पिछली सीट पर बाईं तरफ बैठा करता था। वजह कोई खास नहीं थी, बस मेरी आदत बन चुकी थी। बाहर खड़े हुए ड्राइवर ने भी अपनी सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करते हुए मेरी मंजिल के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने करीमाबाद कहकर सीट की पुश्त से टेक लगा ली। टैक्सी हरकत में आई और अब मुझे नरगिस का ख्याल आने लगा। इतनी देर मैं वाकई उसे भूला रहा था, लेकिन वो मेरे लिए यकीनन बहुत परेशान होगी। टैक्सी गुंजान आबादी वाली तंग सी गलियों में चकराती रही। सड़क के दोनों तरफ बुलंद इमारतें थीं। हर इमारत के डरबानुमा फ्लैटों में रहने वाले न जाने किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू में जब हमें मकान की तलाश थी तो प्रॉपर्टी एजेंट ने हमें 2-3 फ्लैट भी दिखाए थे, लेकिन हमें कोई फ्लैट पसंद नहीं आया था। हम खुली फजा में जिंदगी गुजारने के आदी थे। किसी फ्लैट में कदम रखते ही दम घुटने लगता। टैक्सी बहुत देर बाद उन गलियों से निकलकर मौलवी मुसाफिर खाने के करीब बंद रोड पर आ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और शाम से अब तक के हालात पर गौर करने लगा। मैं सोच रहा था कि वाकई खुश नसीब था कि रंगा जैसे आदमी से मुलाकात हो गई थी और अब मुझे कोई परेशानी नहीं रही थी। टायरों की चरचराहट और टैक्सी को लगने वाले जोरदार झटके से मैं अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश्त से टकराया। रंगा के फ्लैट में दीवार पर टकराने से मेरी पेशानी अभी तक दुख रही थी और अब पेशानी ही सीट की पुश्त से टकराई थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार कराह खारिज हो गई। मैं झटका खाकर दोबारा अपनी सीट की पुश्त से टकराया और इससे पहले कि मैं संभल सकता टैक्सी के दोनों तरफ के दरवाजे एक झटके से खुले और मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। दोनों तरफ से खौफनाक सूरतों वाले 2 आदमियों ने मुझे पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। वो आवाज किसी भेड़िए की खौफनाक गुर्राहट से मुशाबे थी। नीचे उतरो, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उसका चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। मैं बाईं तरफ वाले दरवाजे से टैक्सी से उतर आया और इधर उधर देखने लगा। ये पुरानी नुमाइश का चौराहा था और हमारी टैक्सी सड़क के इंतहाई बाईं तरफ एक पुरानी बंगला नुमा 2 मंजिला इमारत के करीब खड़ी थी। उससे 2-3 गज आगे सुर्ख रंग की शराट भी खड़ी थी जिसके स्टीयरिंग के सामने कोई बैठा हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी। पुरानी नुमाइश के उस चौराहे पर बसों, वैगनों और दीगर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी मगर कोई हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि एक आदमी को असलहे के जोर पर अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तो दिन दिहाड़े भरी पूरी सड़कों पर अगवा कर लिया जाता है और कोई ध्यान भी नहीं देता। आधी रात को किसकी शामत आई थी कि मुदाखलत करता। दूसरे आदमी ने टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब करते हुए गुर्रा कर कहा, अपनी टैक्सी यहाँ से भगा कर ले जाओ और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश मत करना, और अगर कहीं पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। टैक्सी वाला घिघियाया, नहीं माई बाप, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। उसने इंजन स्टार्ट करके टैक्सी को जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया कि कहीं उसे जाने की इजाजत देने वाले की नीयत ही न बदल जाए। टैक्सी तूफान की तरह गुरु मंदिर की तरफ चली गई। उन दोनों आदमियों ने मुझे पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। वो मुझे धक्के देते हुए आगे खड़ी हुई सुर्ख शराड के करीब ले आए। एक ने मेरा लिबास थपथपाकर पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल लिया और कार के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ चला गया। दूसरे शख्स ने कार का पिछला दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया और खुद भी मेरे साथ बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ से दूसरा आदमी भी कार में बैठ चुका था। मैं उन दोनों के बीच सैंडविच बनकर रह गया था और उन दोनों के पिस्तौलों की नालें मेरे दोनों तरफ पहलुओं में चुभ रही थीं। कार का इंजन स्टार्ट हो चुका था। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और उसकी सूरत देखकर मैं वाकई उछल पड़ा। वो जिमी था। जिमी के होंठों पर मकरूह सी मुस्कुराहट थी। बोला, हेलो। मेरे बाईं तरफ बैठे हुए शख्स के मुंह से गुर्राहट निकली। हेलो बाद में करना जिमी, यहां से निकलो, हरी अप। जिमी ने सीधे होकर कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। उसका रुख ब्रेटो रोड की तरफ था। ये सड़क ज्यादा तवील नहीं थी। उसके दोनों तरफ पुरानी तर्ज की वसीउ अरीज कोठियां थीं और सड़क पर गहरा सन्नाटा था।
सड़क के दोनों तरफ ऊंचे और घने दरख्तों की वजह से सन्नाटा कुछ और गहरा हो गया था। तकरीबन 200 गज आगे शराड सोल्जर बाजार वाली सड़क पर बाईं तरफ मुड़ गई और कुछ फासला तय करने के बाद एक पेट्रोल पंप के दाईं तरफ की गली में घूम गई। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि ये मानिक जी स्ट्रीट थी। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी। उसके दोनों तरफ भी कदीम तर्ज तामीर की हामिल बड़ी बड़ी कोठियां थीं और ये सड़क भी सुनसान थी। और फिर उस इलाके में घूमने के बाद शराड एक ऐसी ही कदीम कोठी के गेट में दाखिल हो गई। कोठी की असल इमारत गेट से कम 20 गज के फासले पर थी। शराड बजरी की रविश पर रेंगती हुई वसी पोर्च में रुक गई। मुझे कार से उतार लिया गया। दोनों आदमी मुनकर नकीर की तरह मेरे दाएं बाएं पिस्तौलें लिए खड़े थे। मैंने गहरा सांस लेते हुए इधर उधर देखा कि कंपाउंड में तारीकी होने के बावजूद मैं अंदाजा लगा सकता था कि यहाँ झाड़ झनकार के सिवा कुछ नहीं था और ये कोठी भी गालिबन बाकायदा आबाद नहीं थी और इसलिए देखभाल पर ज्यादा तवज्जो नहीं थी। बरामदा तकरीबन 3 फुट ऊंचा था जिस पर चढ़ने के लिए पत्थर की 2 सीढ़ियां थीं जो टूट फूट चुकी थीं। जिमी कार का इंजन बंद करके हमसे पहले ही उछलकर तारीक बरामदे में पहुंच चुका था। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा और फिर सामने वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों आदमी मुझे भी पिस्तौलों की जद में लिए उसी दरवाजे में दाखिल हो गए। मैं बुरी तरह फंस गया था। उन दोनों में से अगर एक के पास पिस्तौल होता तो मैं पुरानी नुमाइश वाले चौक पर रास्ते में या यहाँ कार से उतरते हुए अपनी आजादी की कोशिश कर सकता था। लेकिन मुसीबत तो ये थी कि उन दोनों के पास पिस्तौल थे। एक तरफ से कोशिश करता तो दूसरी तरफ से मारा जाता। लिहाजा मेरे बचने का कोई चांस नहीं था और उस दरवाजे में दाखिल होने के बाद तो ये चांस बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन मैं मायूस नहीं था। जिंदगी में मायूस होना सीखा ही नहीं था। उम्मीद का दामन हमेशा आखिरी वक्त तक थामे रखा था और मुझे कभी मायूसी नहीं हुई थी। राहदारी के सामने एक वसी हॉल था और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वहाँ फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। खाली फर्श पर गर्द की तहें जमी हुई थी। उस हॉल में अगरचे कोई बल्ब वगैरह रोशन नहीं था, लेकिन दाईं तरफ की राहदारी से मध्यम सी रोशनी उस तरफ पहुंच रही थी। मुझे उस राहदारी की तरफ धक्का दे दिया गया। ये राहदारी काफी कुशादा थी जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था और मेरे ख्याल में ये दरवाजा अकबी समत खुलता था। राहदारी में एक तरफ एक दरवाजा और उसके सामने 2 दरवाजे थे और रोशनी उस तरफ के एक नीम वा दरवाजे से झलक रही थी। जब हम उस कमरे में दाखिल हुए तो वहां जिमी के सिवा कोई नहीं था। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, जिमी ने मेरे चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। घूंसा अचानक और इस कदर शदीद था कि मेरा दिमाग झंझना उठा। पूरा जबड़ा हिल गया और मेरे ख्याल में एक आध दांत भी अपनी जगह से हिल गया। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। लड़खड़ा कर रह गया और इससे पहले कि संभल सकता, जिमी ने दूसरा वार कर दिया। ये घूंसा मेरे सर की तरफ आया था जिससे बचने के लिए मैं एक तरफ झुका। मेरा सर तो बच गया मगर वो घूंसा वजनी हथौड़े की तरह मेरी गर्दन पर लगा और इस मर्तबा मैं लड़खड़ा कर गर्दालूद फर्श पर गिर गया। जिमी के हलक से कुत्ते जैसी गुर्राहट निकली। मैं उस रात की मार नहीं भूला। पहले मैं तुमसे अपनी उस मार का बदला लूंगा और उसके बाद तुमसे कुछ पिछला हिसाब लिया जाएगा जिसके लिए ये दोनों कुछ जहमत करेंगे। उसके साथ ही जिमी ने ठोकरों की बारिश कर दी। कम बखत मेरे जिस्म के हर हिस्से को गरमा रहा था। जिमी गालिबन सिगरेट नोशी का आदी था। बहुत जल्द उसका सांस फूल गया। मेरे साथ आने वाले दोनों आदमियों में से एक ने कहा, बस करो जिमी। उसकी रंगत कदरे सांवली और चेहरे पर चीचक के दाग थे। कद 5.5 फुट के करीब और जिस्म कसरती था। वो बोला, हमने तुमसे अपनी मार का बदला लेने का वादा किया था लेकिन सारी रात तुम्हारे लिए वक्फ नहीं कर सकते। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जिमी ने 2-3 ठोकरें और रसीद कर दी और एक तरफ खड़े होकर हाँपने लगा। मैं उसे इस तरह हाँपते देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैं दोनों हाथ फर्श पर टिकाकर उठने की कोशिश कर रहा था कि चीचक वाले ने मेरे कंधे पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो गुर्राया, उठो, बहुत ऐश कर लिया तुमने कराची में, अब जरा थोड़ी तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार हो जाओ। मैंने कहा, उठने का मौका दोगे तो उठ सकूंगा ना। और एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा और इस मर्तबा उस शख्स ने मुझे ठोकर नहीं मारी। चीचक ज़दा चेहरे वाले ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारे 2 मुख्तलिफ खाते हैं जिनका हिसाब करना है। लाहौर में रजिया के घर से चोरी की हुई रकम और उसकी जायदाद फरोख्त करके हासिल होने वाली रकम। वैसे तुम हो बहुत दलेर आदमी। तुमने जिस तरह जालसाजी से रजिया की जायदाद फरोख्त की वो काबिल तारीफ है। बहरहाल रजिया का हिसाब तो हम तुमसे करेंगे और तुमने बंदरगाह पर हमारा जो माल पकड़वाया था उसका हिसाब तुमसे बॉस लेगा। वैसे ये हिसाब कुछ ज्यादा ही लंबा है। 250 किलो हेरोइन थी। आलमी मंडी में 1 करोड़ रुपया फी किलो के हिसाब से 2.5 अरब बनते हैं। बड़ी लंबी रकम है। 100 बार जन्म लेकर भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा बॉस तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। वो किसी पर उधार नहीं छोड़ता। अपनी रकम वसूल करने के हजारों तरीके जानता है। मैंने पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? उसने कहा, तहरीमी, लेकिन फिलहाल तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
یہ بات کی بات ہے، فی الحال تو ہم تم سے رضیہ کا حساب لیں گے۔ میں نے کہا رضیہ کے حساب سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں جانوں اور وہ جانے، تم مداخلت کرنے کا کیا حق رکھتے ہو؟ وہ بولا حق رکھتے ہیں، رضیہ ہمیں خوش کر رہی ہے تو ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی کسی معاملے میں اس کی مدد کریں۔ تم سے حساب لینے کی اجازت ہمیں رضیہ نے دی تھی، چاہو تو خود پوچھ سکتے ہو، اس نے کہتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رضیہ نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے ناجی، آج نہیں تو کل تم ہماری نظروں میں آ ہی جاتے۔ بہرحال تم بہت جلد ہماری نگاہ میں آ گئے۔ آج اتفاق سے ہمارے ایک بندے نے تمہیں لیاری کے علاقے میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس نے تمہاری نگرانی جاری رکھی۔ تم اس تھرڈ ریٹ غنڈے سے ملنے گئے تھے جو اپنے آپ کو بہت بڑا دادا سمجھتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک جب تم اس کے اڈے سے باہر نہیں نکلے تو ہمارا آدمی سمجھ گیا کہ تمہیں وہاں دیر لگے گی۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ فون پر بابل کو اطلاع دے دی۔ اس نے چیچک زدہ شخص کی طرف اشارہ کیا، پھر بولی ہم نے فوراً ہی پلاننگ کر لی اور تمہیں یہاں لانے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اب تم چوہے دان میں پھنس چکے ہو۔ چیچک زدہ شخص نے کہا، تم نے اس غنڈے سے رابطہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہمارے باس تحریمی اور رنگا میں پہلے ہی ٹسل چل رہی ہے۔ تحریمی کو جب پتہ چلے گا کہ تم اس کے خلاف مدد لینے کے لیے رنگا کے پاس گئے تھے تو اس کا غصہ بڑھ جائے گا۔ ویسے بھی جو شخص اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہ کر سکا وہ کسی کی کیا مدد کرے گا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ انہوں نے میرا تعاقب کر کے مجھے کس طرح گھیرا تھا، اور میرے خیال میں یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے بیچ راستے میں ہی مجھے اچک لیا۔ اگر وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے میرے ٹھکانے تک پہنچ جاتے تو مجھے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے ایک بار پھر نرگس کا خیال آیا۔ اس وقت 1:30 بجنے والے ہوں گے اور وہ یقیناً پریشان ہو رہی ہوگی۔ چیچک زدہ شخص بابل نے اپنے تیسرے ساتھی کی طرف دیکھا، بولا کیا خیال ہے بالے، پہل کون کرے گا؟ وہ بولا میرا خیال ہے یہ معاملہ چونکہ رضیہ کا ہے اس لیے رضیہ کو ہی پہل کرنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ زیادہ زخمی نہ ہونے پائے۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، اس بات کا خیال ہم رکھے گاڑے۔ کھڑکی کی طرف سے یہ آواز سن کر میں کیا سبھی اچھل پڑے۔ ٹیڈی کی آواز پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ بابل نے بڑی تیزی سے کھڑکی کی طرف گولی چلائی۔ اس کھڑکی میں صرف 2 ہی شیشے ثابت بچے تھے۔ گولی ایک شیشے کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کے چھناکے کی آواز بھی سناٹے میں پھیل گئی۔ رضیہ اس وقت مجھ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر تھی۔ فائر کی آواز سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اندرونی دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی تو میں نے برق رفتاری سے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور اس کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس طرح پیچھے کر دیے کہ وہ میرے سامنے ڈھال بن گئی۔ میں اسے کھینچتا ہوا پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹک گیا۔ اسی لمحے فضا ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس مرتبہ گولی باہر سے چلائی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی بابل کی چیخ بھی گونجی۔ گولی نے اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا تھا اور وہ تیورا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بالے نے فوراً ہی اپنا پستول والا ہاتھ میری طرف اٹھا دیا، لیکن میں مطمئن تھا۔ میں نے رضیہ کو ڈھال بنا رکھا تھا۔ اگر ان کے سامنے رضیہ کی کوئی اہمیت تھی تو وہ یقیناً گولی نہیں چلائے گا۔ جمی نے بھی ایک طرف چھلانگ لگاتے ہوئے جیب سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ باہر سے دوسری کھڑکی سے گولی چلائی گئی۔ جمی چیختا ہوا گردآلود فرش پر گرا۔ گولی نے اس کا سیدھا گھٹنا توڑ دیا تھا۔ باہر سے ٹیڈی کی آواز آئی، اڑے او چوہے کی اولاد، اپنا پستول زمین پر پھینک، 6 آدمیوں نے اس کوٹھی کو گھیرے میں لے رکھا ہے، تم لوگ بچ کر نہیں جائیں گا، پستول پھینک دوڑے ورنہ تم سب کا ناریل پھوڑ دے گا۔ جمی زخمی گھٹنا تھامے بری طرح چیخ رہا تھا۔ رضیہ میرے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، بالا تذبذب کا شکار تھا۔ باہر سے ٹیڈی کی آواز آئی، ہمارا دوست کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں کو کچھ نہیں بولے گا، اگر میرا 3 بولنے تک پستول نہیں پھینکا تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ صرف ایک لمحے کی خاموشی ہوئی اور پھر ٹیڈی نے گنتی شروع کر دی۔ اس نے 2 کہا تھا کہ رضیہ چیخ اٹھی، بالے پھینک دو پستول۔ بالے نے پستول پھینک دیا۔ ٹیڈی نے دوسرا حکم دیا، اس دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ سر سے اوپر دیوار پر ہونے چاہیے، اور لنگڑے تم بھی اپنا پستول جیب سے نکال کر پھینک دو اور لمبو کے پاس چلے جاؤ۔ جمی نے بڑی مشکل سے پتلون کی جیب سے پستول نکال کر پھینک دیا اور گھسٹتا ہوا دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے ابھی تک رضیہ کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کسمسا رہی تھی اور پھر میں نے اچانک ہی اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے زوردار دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گری، اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، پیشانی فرش سے ٹکرائی اور خون بہہ نکلا۔ اس لمحے ٹیڈی کھڑکی کے اوپر چڑھ کر اندر کود آیا۔ وہ اکیلا تھا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس نے کوٹھی کو گھیرے میں لیے جانے کی جو تڑی دی تھی وہ بلف تھا، اور اس کا بلف 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، واجہ ان تینوں کو باندھ کر ڈال دو، ہم لوگ کو یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ میں سب سے پہلے رضیہ کی طرف متوجہ ہوا۔
मैंने उसका दुपट्टा खींचा तो वो चीखने लगी। टेडी गुर्राया, क्यों चीखता है रे छोकरी? वाजा को तुम्हारे साथ कोई जुल्म तो नहीं करना पड़ा है? तुम्हारा चीखम चीखी बेकार है, कोई तुम्हारा आवाज नहीं सुनेगा। और वाकई रजिया की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। ये बड़ी बड़ी रिहायशी कोठियों पर मुश्तमिल इलाका था। दौलतमंद लोगों की रिहाइश थी इन कोठियों में, और दौलतमंद लोग दूसरों के फड्डों में टांग नहीं अड़ाते। मेन रोड से भी ये इलाका दूर था, छोटी सड़कें थीं। पुलिस की गश्ती पार्टियां भी इस तरफ कम ही चक्कर लगाती होंगी। अगर कोई फोन पर पुलिस को इत्तला दे दे तो दूसरी बात थी, लेकिन हमें फौरी तौर पर खतरा नहीं था, इसलिए रजिया के चीखने की भी हमें परवाह नहीं थी। मैंने दुपट्टे से रजिया के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उसी दुपट्टे के दूसरे सिरे से उसके पैर भी जकड़ दिए। उसने दांत कचकचाते हुए पुरानी धमकी दोहराई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे टुकड़े करके फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी। मैंने कहा, हमारे जाने के बाद यहाँ कुत्ते ही आएंगे और फिलहाल तो तुम्हारी ही दावत उड़ाएंगे। मैं उठकर बाले के करीब आ गया। बाला भी शायद समझ गया था कि टेडी ने 6 आदमियों की मौजूदगी की धमकी दी थी, क्योंकि अब तक टेडी के अलावा उसे किसी और की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, और शायद इसीलिए उसने किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। हाथ पैर बांधने के लिए कोई रस्सी वगैरह नहीं थी, और मेरे ख्याल में ये काम बाले और जिम्मी की बेल्टों से लिया जा सकता था। मैं बाले की बेल्ट खोलने के लिए उसके करीब पहुंचा। उसकी पुश्त पर पहुंचकर मैंने दोनों हाथ दाएं बाएं से आगे बढ़ाए। अभी मेरी उंगलियों ने उसके बक्कल को छुआ ही था कि वो बड़ी तेजी से घूम गया। मुझे बाले से किसी ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं थी। उसका धक्का लगने से मैं लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हटा। बाले ने मुझे दबोचने की कोशिश की, शायद वो मुझे गिरफ्त में लेकर अपनी ढाल बनाना चाहता था, लेकिन मैं तेजी से नीचे झुक गया और उसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से पीछे उछाल दिया। बाला भद की आवाज से पुश्त के बल जमीन पर गिरा। वो वाकई जुर्रतमंद था। टेडी के हाथ में पिस्तौल की परवाह किए बगैर उसने ये खतरनाक कदम उठाया था, और फर्श पर गिरने के बाद उसने उठने की कोशिश की तो मैं उससे पहले ही संभल चुका था और उसे एक बार फिर उठाकर अपने ऊपर से पुश्त के बल पटक दिया। करीब खड़ा टेडी बोला, वाड़े, क्या धोबी पाट मारा है इसको? मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया और बाले पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरी हर ठोकर पर वो बिलबिला उठता। एक ठोकर उसके जबड़े पर लगी, वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। उसका कोई दांत टूट गया होगा। उसने जब थूका तो खून के साथ ही उसका दांत भी बाहर आ गया। मैंने उसे एक जोरदार घूंसा मारा और एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया और बेल्ट खोलकर उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए।